हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं मनोज त्रिपाठी आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिक्योर टू सक्सेस पर। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जल्दी से सभी लोग बताइएगा कैसे हैं आप। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। और आज की इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स यानी कि रेडियो समस्थानिक का उपयोग। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा क्योंकि अंत में हमारा सेक्शन होता है स्वयं को परखें। आपको स्वयं को परखना बहुत जरूरी है। आप दिए गए क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर करिएगा। चलिए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा रेडियो आइसोटोप्स आता है। तो सबसे पहले आता है कार्बन 14। कार्बन 14 को यदि सिंबल के फॉर्म में लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? C14 लिखेंगे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा कार्बन 14, कभी कभी आपको एग्जाम में C14 ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, एक ही बात हो जाती है। कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है कार्बन डेटिंग में। कार्बन डेटिंग मीन्स कार्बन आयु गणना में। कार्बन किसकी आयु की गणना करता है? तो यहाँ पर कार्बनिक पदार्थों या जीवाश्मों, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या फॉसिल्स, जिसमें कि मृत जंतु या मृत वनस्पति पेड़ पौधे आते हैं, उनकी आयु ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। एज को फाइंड आउट करने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसी को कहा जाता है कार्बन डेटिंग। इसी के साथ साथ ये पौधों में उर्वरकों के प्रभाव की जांच करने में भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है सोडियम 24, जिसको सिंबल के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे Na24। Na24 का प्रयोग किया जाता है हृदय प्रवाह की गति मापने में, कि रक्त का प्रवाह किस गति से हो रहा है, रक्त के प्रवाह का वेग क्या है, इसके लिए प्रयोग करते हैं हम लोग Na24 का। तेल के कुओं ऑयल वेल्स की स्टडी के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि अंडरग्राउंड यानी कि जो भूमिगत पाइपलाइंस होती हैं, जो नीचे होती हैं पाइपलाइंस, उसमें रिसाव लीकेज का पता लगाने के लिए किस रेडियो आइसोटोप्स का प्रयोग करते हैं? तो सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं। फास्फोरस 32, नेक्स्ट आता है फास्फोरस 32 P32। P32 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है घातक ट्यूमर की पहचान करने में। ट्यूमर जो है ये कैंसर के लिए आता है, कैंसर यहाँ पर आप कह सकते हैं, तो कैंसर के उपचार में भी इसका प्रयोग किया जाएगा। साथ ही साथ हड्डियों से संबंधित, अस्थियों संबंधित जो रोग होते हैं उनके उपचार के लिए भी फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अध्ययन भी इसकी सहायता से किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि पेड़ पौधों के लिए मुख्य पोषक तत्वों में नाइट्रोजन और फास्फोरस मेन हो जाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे जो हैं उनका उपयोग करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये खनिज तत्वों की भी बात होती है। तो फास्फोरस 32 का प्रयोग कर लिया जाता है फोटोसिंथेसिस क्रिया की स्टडी करने में। इसी क्रम में नेक्स्ट आता है पोटेशियम 40 और आर्गन 40। पोटेशियम 40 की बात करें तो इसको आप सिंबल ऐसे देंगे K40, और आर्गन को आप क्या लिखते हैं? AR लिखते हैं, आर्गन 40। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक बार फिर जान लेना जरूरी हो जाता है। पोटेशियम आर्गन एक साथ मिलकर आयु गणना करते हैं, किसके लिए? भूगर्भिक चट्टानों की आयु ज्ञात करने में इनका प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सिंपल सा है, एक बार पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पोटेशियम 40 और आर्गन 40, K40 एंड आर्गन 40, इनका यूज किया जाता है भूगर्भिक चट्टानों की आयु ज्ञात करने में। कोबाल्ट 60, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना महत्वपूर्ण हो सकता है इसको आप कर लीजिएगा। 5 स्टार की पावर 5 कर दीजिएगा या इन्फिनिटी कर दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। कोबाल्ट को आप सिंबल देंगे CO, कोबाल्ट का आप सिंबल देंगे CO और लिखेंगे 60, CO60। कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है रेडिएशन थेरेपी में। रेडिएशन थेरेपी क्या है? कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग किए जाने वाला ट्रीटमेंट है, और मेनली इसका प्रयोग रक्त कैंसर में भी किया जाता है। तो कैंसर पूछा जाए एग्जाम में या फिर रक्त कैंसर पूछा जाए, दोनों के लिए आप आराम से आंसर करिएगा कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 इज यूज्ड इन द रेडिएशन थेरेपी। इसका मतलब हुआ कि रक्त कैंसर या फिर कैंसर के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। और ट्यूमर को नष्ट करने में, ट्यूमर मैंने आपको बताया ना, ट्यूमर किससे संबंधित है? कैंसर से रिलेटेड है, तो ट्यूमर को नष्ट करने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसी क्रम में आता है आर्सेनिक। आर्सेनिक का यदि आप सिंबल देखेंगे तो AS 74, आप सिंबल को भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम जो है आपका
वो पूछने का दो तरीका रखता है, एक तो हिंदी में कोबाल्ट 60 लिख देगा, एक आपको सिंबल के फॉर्म में कोबाल्ट 60 लिख देगा। ऐसे ही आर्सेनिक 74 लिख देगा या AS74 लिख देगा, ठीक है ना। तो आपको सिंबल सारे याद रखने हैं। आर्सेनिक का भी प्रयोग किया जाता है ट्यूमर की जांच या ट्यूमर की पहचान करने में। आता है रुबिडियम का नंबर, रुबिडियम यानी कि Rb87, रुबिडियम Rb87 इंपॉर्टेंट हो जाता है और प्राचीन चट्टानों एवं खनिजों की आयु ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। जितना मैं आपको बता रहा हूं उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाने वाला है, तो आप इसके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा और ध्यान से इनको एक दो बार अपने दैनिक डेली लाइफ में जोड़कर भी देखिएगा, दो चार बार आप दोस्तों से इसको डिस्कस करिएगा, याद हो जाएगा। आगे चलते हैं, इस क्रम में टेक्टेनियम आता है, टेक्टेनियम 99, और टेक्टेनियम 99 का सिंबल हो जाता है TC99। TC99 का प्रयोग करेंगे अंगों की संरचना के अध्ययन में, अंगों की संरचना के अध्ययन में प्रयोग किया जाता है टेक्टेनियम 99। आयोडीन 131 यानी 131, इसको भी आप कर लीजिए 5 स्टार की पावर इन्फिनिटी। जितना जितना आपको बताएं उतना उतना आप करते जाइएगा, देखिएगा एग्जाम में सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। आयोडीन 131, इसका प्रयोग किया जाता है थायराइड ग्रंथि के उपचार के लिए। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो सही से स्रावित हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी जांच के लिए, थायराइड ग्रंथि के उपचार के लिए आयोडीन का प्रयोग किया जाता है, आयोडीन 131। और इसको सिंबल के फॉर्म में देखेंगे तो कैसे लिखेंगे, I131। यूरेनियम 235, यूरेनियम के यहाँ पर हम लोग दो देखेंगे, एक यूरेनियम 235 देखेंगे और एक यूरेनियम 238 देखेंगे। तो यूरेनियम का सिंबल U, यूरेनियम 235 को ऐसे आप सिंबलाइज कर देंगे और इसका प्रयोग किया जाता है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर, या फिर आप कह सकते हैं केवल न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर्स या न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर्स में, और जहाज़ों में प्रणोदक ईंधन यानी कि प्रोपेलेंट फ्यूल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यूरेनियम 235 को ध्यान दीजिएगा, यूरेनियम के दो यहाँ पर आएंगे, एक यूरेनियम 235 आ रहा है, एक आने वाला है यूरेनियम 238, है ना। तो यहाँ पर यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में, कहाँ, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों में और जहाज़ों में, ठीक है। अब आ गया यूरेनियम 238, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इसको बोलते हैं, इसका प्रयोग करते हैं यूरेनियम डेटिंग में। यूरेनियम डेटिंग क्या करता है, यूरेनियम की सहायता से, यूरेनियम 238 की सहायता से, यानी U238, ये सिंबल के फॉर्म में याद रखिएगा, U238 पृथ्वी, चट्टानों, खनिजों की आयु का पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है, गुड। अमेरिकम 241 यानी कि 241, और देखिए इसका सिंबल देखिएगा, बहुत ही सिंपल, AM 241, अमेरिकम 241, इसका प्रयोग किया जाता है तेल के कुओं की स्थिति जानने में। धातुओं की चादरें जो होंगी वो अलग अलग चादरों को आप देखेंगे कि समान मोटाई की हैं या नहीं हैं, इसके लिए भी आप अमेरिकम 241 का प्रयोग करेंगे। तो तेल के कुओं की स्थिति जानने में और धातुओं की चादरों की समान मोटाई जांच करने में इसका प्रयोग किया जाता है। कैलिफोर्नियम 252, कैलिफोर्नियम का सिंबल होगा CF 252 यानी कि 252, ध्यान रखिएगा। और इसका प्रयोग किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको 5 स्टार बना लीजिएगा, सर्वाइकल कैंसर, 5 स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वाइकल कैंसर यानी कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर एवं ब्रेन कैंसर के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है, कैलिफोर्नियम 258। और इसका प्रयोग कोयला उद्योग और सीमेंट उद्योग में भी किया जाता है, कोयला उद्योग और सीमेंट उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, और इसके साथ साथ हम लोगों को कुछ चीज़ें और भी जान लेनी जरूरी हो जाती हैं। जैसे कि बात करें यदि हम लोग हाइड्रोजन की, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो कौन सा है, हाइड्रोजन है। और यही एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके सभी समस्थानिकों के नाम क्या हैं, भिन्न भिन्न हैं। जैसे आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, कितने समस्थानिक हैं, 3 आइसोटोप्स हैं। मैं उनको आपको यहाँ पर लिख कर दिखा देता हूँ, 1H1 है ना, 1H2,
1H3। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हो जाते हैं। क्योंकि सभी ये समस्थानिक आइसोटोप क्यों हैं? क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ये परमाणु के किसी परमाणु के ऐसे या आप कह सकते हैं किसी तत्व के ऐसे परमाणु हैं जिसमें कि यहाँ पर ये परमाणु क्रमांक बराबर हैं जबकि परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है। ये जो 1H2 वाला है इसको आप सबको नाम दे देंगे। 1H1 वाले को कहते हैं हम लोग प्रोटॉन। क्या कहते हैं? प्रोटॉन या प्रोटियम। प्रोटॉन या प्रोटियम। 1H2 को हम लोग क्या कहते हैं? ड्यूटीरियम। क्या बोलते हैं? ड्यूटीरियम या ड्यूटेरियम, है ना, ड्यूटीरियम या ड्यूटेरियम। 1H3 को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं ट्राइटियम। क्या बोलते हैं? ट्राइटियम। तो याद रखिएगा ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हो जाते हैं। पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या क्या है? सर्वाधिक है। जो पोलोनियम है इसके समस्थानिक सर्वाधिक हैं और ध्यान रखिए कितने हैं? 33 हैं। पोलोनियम ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है, 33 है। अब देखिए जो हम लोगों ने 1H2 देखा था जिसको आपने ड्यूटेरियम कहा था, 1H2 ड्यूटेरियम का प्रयोग किया जाता है भारी जल बनाने में और भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? D2O। भारी जल का फॉर्मूला, क्योंकि साधारण जल का या फिर जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। H2O होता है उसमें 1H1 वाला यानी कि प्रोटियम वाला यूज होता है हाइड्रोजन का समस्थानिक, जबकि भारी जल में ड्यूटेरियम यूज होता है और ड्यूटेरियम का प्रयोग किया जाता है भारी जल को बनाने में। ये जो भारी जल है नाभिकीय संयंत्रों न्यूक्लियर रिएक्टर्स में न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए मंदक यानी मॉडरेटर्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जब न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है तो उनकी संख्या यदि बढ़ जाती है तो उसको अवशोषित करने में, ताकि जो रिएक्शन है, जो नाभिकीय विखंडन का जो क्रिया हो रहा है ये क्या रहे? ये कंट्रोल में रहे। इसके लिए न्यूट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक ना बढ़ पाए तो न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए मंदक मॉडरेटर्स के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है और भारी जल बनाने में ड्यूटेरियम का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोजन बम जो होता है जिसको हम लोग H बॉम्ब लिखते हैं, हाइड्रोजन बम, उसको बनाने में हाइड्रोजन के दोनों समस्थानिक ड्यूटेरियम और ट्राइटियम का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाती है कुछ जानने योग्य बात। अब आपको क्या करना है? अब आपको स्वयं को परखना है। तो जो क्वेश्चन यहाँ मैं पूछ रहा हूँ उन क्वेश्चंस के आपको आंसर कर देने हैं कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है जल की आयु का पता लगाने के लिए जिसको आप वाटर डेटिंग कहते हैं, किस समस्थानिक का या किन समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है? इसको आंसर करिएगा। दूसरा है गामा किरणों का उपयोग क्या होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ गामा रेज। तीसरा क्वेश्चन है रक्ताल्पता जिसको आप एनीमिया कहते हैं, एनीमिया, इसी को आप एक नाम और देते हैं अरक्तता। क्या बोलते हैं? अरक्तता। और इसी को आप नाम देते हैं रुधिर क्षीणता या रुधिरहीनता। तो ये सारे जो नाम हैं इनको भी आप ध्यान रख सकते हैं कि रक्ताल्पता, एनीमिया, अरक्तता, रुधिरहीनता की जांच में प्रयोग होने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है। तो ये हो जाते हैं 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिनको आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को ऐसे ही वीडियो को देखते रहना है। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और जितना हो सके शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।